Everyone, myself Dr. मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अर्थात नामकरण की डी व एल पद्धति एवं आर एस पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अथवा नामकरण की डी एल पद्धति। इसको सर्वप्रथम रोजेनॉफ ने 1906 में विन्यास की यह विधि दी थी। उन्होंने ही अपनी इच्छा से डी गिल्सरैल्डिहाइड की निम्न संरचना दी और एल गिल्सरैल्डिहाइड की निम्न संरचना दी, जिसमें कि CHO समूह ऊपर की तरफ और CH2OH नीचे की तरफ, जिस मीन्स CH2 समूह पीछे की तरफ है और H और जो OH है वो ऊर्ध्वाधर हैं, जिसमें कि OH राइट साइड है उसको हम डी गिल्सरैल्डिहाइड के साथ इंडिकेट करते हैं और जहाँ पर OH लेफ्ट साइड है उसे हम एल गिल्सरैल्डिहाइड के द्वारा इंडिकेट करते हैं। डी मतलब कैपिटल डी के द्वारा और एल कैपिटल एल के द्वारा, जबकि प्लस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है जिसको हम स्मॉल डी के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, वो दिखाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और माइनस अथवा स्मॉल एल वाम ध्रुवण घूर्णक को प्रदर्शित करता है। अन्य असममित यौगिकों का विन्यास डी व एल गिल्सरैल्डिहाइडों के विन्यास के आधार पर निरूपित किया गया। जो समावयवी डी गिल्सरैल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके अथवा उससे प्राप्त किया जा सके वह डी विन्यास युक्त अथवा डी श्रेणी का सदस्य होगा और उसका घूर्णन किसी भी दिशा में हो सकता है। वह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी हो सकता है और वाम ध्रुवण घूर्णक भी हो सकता है। जैसे कि डी गिल्सरैल्डिहाइड में हम निम्न अभिक्रिया द्वारा डी लैक्टिक अम्ल निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये है डी गिल्सरैल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ OH राइट हैंड साइड है, और ये कौन सा है, प्लस साइन, अर्थात ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यदि हम इसकी मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएं तो क्या होगा, CHO समूह एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, डी गिल्सरैलिक अम्ल, लेकिन वो कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। अब हम इसकी क्रिया किससे करवाएं, PbR3 से, तो जो OH है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट अब हम इसका क्या करवाएं, अपचयन। अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, जो Br है ये वाला CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और HBr यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होता है, डी लैक्टिक अम्ल, मतलब डी गिल्सरैल्डिहाइड से डी लैक्टिक अम्ल बनता है। लेकिन डी गिल्सरैल्डिहाइड में यहाँ कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि डी लैक्टिक अम्ल में ये क्या है, लीवो रोटेटरी। लेकिन इसका विन्यास कैसा है, डी और यहाँ पर भी डी, अतः डी से डी प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे डी व स्मॉल डी तथा एल एवं स्मॉल एल में क्या क्या अंतर है। हम पहले भी प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं कि किसी यौगिक के नाम के पहले कैपिटल डी अथवा एल उस अक्षर उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि स्मॉल डी व स्मॉल एल अक्षर उसके प्रकाशिक गुण या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करते हैं। किसी अणु के असममित कार्बन परमाणु को गिल्सरैल्डिहाइड के तरह लिखकर यदि हम उसका OH अथवा अन्य क्रियात्मक समूह दाईं तरफ लिखा हुआ हो तो वह डी विन्यास कहलाता है। इसके विपरीत यदि असममित कार्बन परमाणु का OH अथवा अन्य क्रियात्मक समूह बाएं तरफ हो तो वो कैसा विन्यास कहलाता है, कैपिटल एल विन्यास, अर्थात कैपिटल डी तथा कैपिटल एल अणुओं के विन्यास अर्थात कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत स्मॉल डी ऐसे यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को या ध्रुवण तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, जबकि स्मॉल एल ऐसे यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा देते हैं, बाईं तरफ घुमा देते हैं। अतः कैपिटल डी व स्मॉल डी का अथवा कैपिटल एल व स्मॉल एल का आपस में कोई संबंध या रिलेशन नहीं होता है। कोई डी कैपिटल डी विन्यास वाला यौगिक स्मॉल एल भी हो सकता है और स्मॉल डी भी, जबकि एक एल विन्यास वाला यौगिक भी स्मॉल डी भी हो सकता है और स्मॉल एल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल डी व कैपिटल एक सैद्धांतिक परिघटना को प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल एक प्रायोगिक घटना है। इसे
कैपिटल डी और स्मॉल डी व कैपिटल एल व स्मॉल एल की कन्फ्यूजन से बचने के लिए आजकल हमने क्या वर्तमान में किस पद्धति का कर रखा है कि किसी यौगिक की प्रकाश सक्रियता को स्मॉल डी व एल स्मॉल एल के रूप में प्रदर्शित नहीं करते, वरन प्लस साइन व माइनस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः कोई यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो तो उसे प्लस साइन के द्वारा, और कोई यौगिक वाम ध्रुवण घूर्णक हो तो उसे माइनस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कैपिटल डी और इसका दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन, प्लस साइन। ग्लिसरैल्डिहाइड से तात्पर्य है कि अणु दक्षिण ध्रुवण घूर्णक व डी विन्यास वाले हैं, जबकि कैपिटल एल और माइनस साइन ग्लिसरैल्डिहाइड का अर्थ है कि एल विन्यास है और यौगिक कैसा है, वाम ध्रुवण घूर्णक है। अब हम देखेंगे कि यौगिकों का डीएल नामकरण किस प्रकार से है। फर्स्ट है, एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों के विन्यास का निर्धारण भी ग्लिसरैल्डिहाइड के द्वारा किया गया है। इसके लिए ग्लिसरैल्डिहाइड के असममित कार्बन परमाणु का उसके किसी सिरे वाले असममित कार्बन परमाणु के साथ संबंध देखा जाता है, फिर उसे सबके नीचे लिखकर उसके सापेक्ष विन्यास का निर्धारण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये क्या है, डी ग्लूकोज C6H6H12 और डी फ्रक्टोज। अब इसमें क्या है, जो सिरे वाला कार्बन है इसको हम मेन मानेंगे और उसके आधार पर हम इसका लिखेंगे। तो ये क्या है, OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसलिए प्लस है तो ये क्या होगा, डी ग्लूकोज। यहाँ पर भी हम देखिए डी फ्रक्टोज में सिरे वाले कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, लेकिन ये वाम ध्रुवण घूर्णक है इसलिए माइनस साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं और ये क्या है, डी फ्रक्टोज। यदि असममित कार्बन परमाणु पर HOH के स्थान पर कोई अन्य समूह उपस्थित हो तो उसका नामकरण करते समय हम यह देखते हैं कि हाइड्रोजन अथवा उस सबसे छोटे समूह के सापेक्ष प्रमुख प्रतिस्थापी समूह किस तरफ है। यदि वह दाईं तरफ होगा तो डी विन्यास और बाईं तरफ होगा तो एल विन्यास होगा। जैसे यहाँ हम देखें कि OH समूह नहीं है, यहाँ एमीन है, लेकिन ये H है, इसके सापेक्ष इसका एटॉमिक नंबर N का ज़्यादा है तो ये क्या है, बाईं तरफ, तो विन्यास क्या हो जाएगा, एल विन्यास। यहाँ पर NH2 राइट हैंड साइड है तो डी विन्यास। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन और CH3 है, लेकिन CH3 से अधिक किसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का, तो ये होगा। तो ये NH2 अगर लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा, एल विन्यास। थर्ड नियम है कि ये संरचनाएं जो वस्तुतः त्रिविमीय होती है लेकिन द्विविमीय कागज पर हम इन्हें समतल चित्र के रूप में लिखते हैं। ऐसा करने से कभी कभी अणुओं के विन्यास ज्ञात करने में दुविधा हो जाती है। जैसे कि हम देखें 2-क्लोरोब्यूटेन की संरचना निम्न प्रकार से है और हमें इसका DL विन्यास ज्ञात करना है, लेकिन इसे हल करने के लिए हम पहले निम्न पद का पालन करते हैं। सर्वप्रथम है कि यदि आमने सामने के दोनों युग्म समूह की स्थिति को अंतर परिवर्तित कर दिया जाए तो अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ देखें Cl है और यहाँ H है और यहाँ C2H5 है और CH3 है, तो ये आमने सामने के समूह को यदि हम अंतर परिवर्तित करेंगे तो कोई परिवर्तित नहीं होता विन्यास। H यहाँ आ गया और Cl यहाँ आ गया, C2H5 यहाँ आ गया और CH3 यहाँ हो गया। या फिर हम इन दोनों को अंतर परिवर्तित कर दें तो C2H5 इधर आ जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। इसी प्रकार से CH3 नीचे आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यदि किसी एकल बंध के अणु को 180 डिग्री के कोण पे घुमाया जाए तो अणु का विन्यास अपरिवर्तित रहता है। इसको छोड़ के यदि हम इसको 180 डिग्री के कोण पे घुमाएं तो क्या होगा, C2H जो ये वाला C2H5 है वो इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बार फिर घुमाएं तो यहाँ Cl आ जाएगा, नीचे C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। थर्ड है, उपयुक्त दोनों पदों को यदि ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमने कुल मिलाकर 2 अंतर परिवर्तन किए हैं। अतः इसके लिए एक सामान्य नियम क्या हो जाएगा कि एक असममित कार्बन परमाणु के किन्हीं 2 समूहों की स्थिति को यदि अंतर परिवर्तित किया जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, और फिर उसका एक और अंतर परिवर्तन किया जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, अर्थात मूल संरचना प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देखें डी ग्लिसरैल्डिहाइड में प्रथम अंतर परिवर्तन
यहाँ CH2OH आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। फिर सेकंड अंतर परिवर्तन यहाँ कर देंगे तो CH2OH समूह यहाँ आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। अर्थात जो ये मूल संरचना थी उसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर वापस इसको करते हैं तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात मूल संरचना हमें मिल जाती है। ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, यहाँ भी डी ग्लिसरैल्डिहाइड है होगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार उपयुक्त में से किसी पद का उपयोग करके हम कागज पर अणु की आकृति इस प्रकार ले जाते हैं कि अणु का प्रथम कार्बन परमाणु C1 को कहाँ होना चाहिए, शीर्ष पर स्थित हो और बीच में स्थित असममित कार्बन परमाणु समूह की स्थिति में यौगिकों का नामकरण निर्धारित करते हैं। अब यहाँ देखें कैसा होगा, H के सापेक्ष Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा, L विन्यास वाला 2-क्लोरोब्यूटेन। उपयुक्त विधि से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि संरचनाओं का कोई युग्म एक ही यौगिक के दो अणुओं को प्रदर्शित करता है, अर्थात दो प्रतिबिंब रूपों को प्रदर्शित करता है। अब हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें कि जिसमें कि C है, H ऊपर की तरफ है, Cl नीचे की तरफ है और Br नीचे की तरफ है और F इधर की तरफ है। इसका B रूप क्या हो जाएगा, H यहाँ है, Br यहाँ है और F यहाँ आ जाएगा और Cl ऊपर आ जाएगा प्रथम अंतर परिवर्तन के द्वारा। तो उपयुक्त दोनों संरचनाओं को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इनमें दोनों समूह F और Cl की स्थितियां विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यदि संरचना A को स्थिर रखते हुए संरचना B में CH एकल बंध पर अणु को 180 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो A का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखें, अब B अणु है, इसको 180 डिग्री पे घुमाएं H को स्थिर रखते हुए तो क्या होगा, Br इधर आ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा और F यहाँ जाएगा। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब जो A था वो रूप बनता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड एग्जाम्पल है, A और B संरचना इसकी है, तो यहाँ हम देखें तो क्या होगा, सेम उसी प्रकार से हम करेंगे कि F और जो CH3 आमने सामने हैं तथा H और Cl एक दूसरे के आमने सामने हैं। यदि हम A संरचना को स्थिर रखते हुए B समूह की स्थिति को अंतर परिवर्तित करें तो A संरचना ही प्राप्त होती है। ये अंतर परिवर्तन और ये दूसरा वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, यहाँ H और इधर Cl आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाता है। अर्थात ये एक ही यौगिक के दो अणु हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं। थर्ड, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ H और OH इधर हैं और CH3 और C2H5 आमने सामने। यहाँ पर क्या है, OH और C2H5 एक दूसरे के सामने हैं और इधर CH3 है और यहाँ पर ये वाला H। अब ये दोनों संरचनाएं समान नहीं हैं, अतः ये दर्पण प्रतिबिंब रूप होंगे। यदि संरचना B में COH एकल बंध को 180 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो एक का दर्पण प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री के कोण पे घुमाने पर OH को स्थिर रखते हुए। तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा और ये वाला कहाँ चल जाएगा, CH3 इधर। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब ये प्राप्त होता है HOH CH3 जो कि इसके समरूप है, अतः ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ही हैं। तो इस प्रकार से हम यौगिकों के प्रतिबिंब रूप देखते हैं। अब देखेंगे निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हमने क्या देखा था, आपेक्षिक विन्यास। अब निरपेक्ष विन्यास देखेंगे। तो किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। आपेक्षिक विन्यास द्वारा उन यौगिकों का विन्यास तो निर्धारित किया जा सकता है जो कि ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंधित हैं, किंतु अन्य यौगिकों का किस प्रकार हो, इसके लिए बिजोएट ने 1951 में एक विशिष्ट प्रकार की एक्स किरण की सहायता से प्लस सोडियम रूबियम टार्टरेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया था, जो कि निम्न प्रकार से है। इसमें क्या है, ये प्लस टार्टरिक अम्ल का सोडियम रूबिडियम लवण, जिसमें कि ये ऊपर और पीछे की तरफ है, ये OH लेफ्ट साइड, यहाँ राइट हैंड साइड H है, इधर OH राइट हैंड साइड और ये H हैंड साइड। इस विधि द्वारा देखा गया कि प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड का डी विन्यास जो कि पहले मनमाने ढंग से मान लिया गया था, सौभाग्यवश वही था, अतः उसका निरपेक्ष विन्यास हो गया। और जिनके विन्यास का निर्धारण डी ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर किया गया था, उन सब अणुओं के आपेक्षिक विन्यास अब निरपेक्ष विन्यास हो गए। अतः टार्टरिक अम्ल अथवा ग्लिसरैल्डिहाइड के अणुओं के विन्यास से तुलना करके
जिन भी अणुओं के विन्यास निर्धारित किए जा सके वे उनके निरपेक्ष विन्यास ही होंगे। अतः डी व एल नामकरण निरपेक्ष विन्यास को ही प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे हम नामकरण की RS पद्धति। तो एक्स किरण विश्लेषण तकनीक द्वारा चूंकि अब किसी भी अणु का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया जा सकता है, अतः आवश्यक है कि प्रकाशिक समावयवों के विन्यास का किसी क्रम विधि द्वारा नामकरण किया जाए। इसके लिए कौन व उसके सहयोगियों ने नामकरण की RS पद्धति प्रस्तुत की। इसमें प्रयुक्त दोनों संकेत R, जिसका लैटिन शब्द है रेक्टस अर्थात दायां या राइट हैंड साइड, और S लैटिन शब्द में सिनिस्टर अर्थात बायां या लेफ्ट, को आणविक असममितता की क्रमशः दाएं हस्तता राइट हैंडनेस और बाएं हस्तता लेफ्ट हैंडनेस के लिए प्रयुक्त किया गया। इस विधि द्वारा हम उन यौगिकों का भी नामकरण कर सकते हैं जो गिल्सरैल्डिहाइड से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। किसी प्रकाशिक समावयव का RS नामकरण निम्न पदों में संपन्न होता है, जो कि हम इस पद्धति को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।